नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। न्यूज रूम लाइव में शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 दिवसीय विदेश दौरे पर हैं। पीएम मोदी की रूस यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पीएम मोदी ने रूस यात्रा से पहले एक बड़ा संदेश दिया है। भारत रूस की मजबूत दोस्ती को और गहरा करेंगे, क्योंकि भारत और रूस के बीच जो दोस्ती पिछले कई वर्षों से देखी जा रही है उसको और भी ज्यादा गहरा करने की यहां पर बात कही है। तो सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो रूस दौरे के लिए, विदेश दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। इसमें कुछ और देश भी शामिल हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, लेकिन सबकी नजरें रूस दौरे पर रहेंगी, क्योंकि रूस के साथ जो संबंध भारत के पिछले कई सालों से रहे, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो या डिफेंस के मामले में, कहीं ना कहीं भारत लगातार रूस के साथ जो है वो संबंध जो है वो मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से मोदी 3.0 की सरकार में रूस के दौरे पर जाएंगे। रूस के वहां पर जो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे हैं, जो तमाम पिछले कई वर्षों से जो संबंध रहे हैं, उन पर बातचीत होगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने फिलहाल पहले ही एक जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस दोस्ती को और भी गहरा करेंगे और भी ज्यादा इस दोस्ती को आगे बढ़ाएंगे, मजबूत करेंगे, ताकि हमारे और रूस के जो संबंध हैं वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएं। तो बड़े सारे ऐसी चीजें हैं जो रूस के साथ हमारे चीजें जो है वो देखने को मिलती। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब रशिया ने चाइना से मुलाकात की थी, चीन से मुलाकात की थी, चीन में वहां पर पहुंचे हुए थे, तो वहां से कहीं ना कहीं भारत के लिए एक चिंताजनक विषय था। लेकिन भारत अपने लेवल पे, अपने स्तर पर पूरी तरह से रूस के साथ दोस्ती निभाने के लिए मजबूत दिखाई दे रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें हैं, ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विदेश दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। वो और भी देशों में जाएंगे, रूस के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंचने वाले हैं। वहां पर भी जो है वो हिस्सा लेने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो प्रधानमंत्री मोदी की नीति 2014 से रही है वो अभी भी लगातार जारी है। वो कहीं ना कहीं इसी क्रम में आगे बढ़ रही है। और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार पीएम बनने के बाद लगातार जो है वो कूटनीतिक स्तर पर अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्लोमेसी, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, उसको कैसे मजबूत करना है, व्यापारिक जो रिश्ते हैं या तमाम संबंध जो आसपास के देशों के साथ होते हैं उनको और कैसे मजबूत करना है। कुल मिलाकर उन सब चीजों पर नजर रखी जाएगी। कुछ दिन पहले, समय पहले जब हमने बातचीत की थी, जो फॉरेन एक्सपर्ट रहते हैं, जो इसकी जानकारी रखते हैं, उन्होंने भी बताया था कि ये दौरा काफी ज्यादा अहम होगा और इस दौरे पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि खुद जो रूस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का जो होने वाला है ये बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें कई सारे मुद्दों पर जो है वो चर्चा रहने वाली है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यात्रा से पहले एक बड़ा संदेश दिया है। पहले कुछ ग्राफिक्स आपके सामने। पीएम मोदी का रूस दौरा अहम क्यों? रक्षा संबंधों को पटरी पर लाना है। रूस भारत में SU-57 पर भी बातचीत हो सकती है। ये तमाम जो बिंदु हैं ये इस मजबूती के आधार को बनाता है, ये इस मजबूती के कुछ अंग हैं। लॉजिस्टिक सप्लाई एग्रीमेंट जरूरी है। ये तमाम चीजें हैं आपके सामने। द्विपक्षीय व्यापार पर भी चर्चा होगी। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि व्यापारिक संबंध जो होते हैं उस पर भी चर्चा होने वाली है। युआन में व्यापार का मुद्दा उठेगा रूस के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। क्षेत्रीय वैश्विक घटनाक्रम पर भी चर्चा होने की संभावनाएं हैं। चीन, रूस, पाक रिश्तों पर भी चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने चीन से मुलाकात की थी, चीन में पहुंचे थे, और उसके बाद जो है वो भारत के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता खड़ी हुई थी कि आखिर इन दोनों की देशों की जो दोस्ती है वो अगर बढ़ेगी तो उसका प्रभाव भारत पर कितना पड़ेगा, उसका सीधा असर भारत पर कितना पड़ेगा। लेकिन भारत अपनी तरफ से अडिग है, भारत अपनी तरफ से अटल है। फिलहाल 5 साल बाद रूस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये बड़ी जानकारी है। 8 से 9 जुलाई को रूस में पीएम मोदी रहेंगे। 2019 के बाद ये रूस का दौरा है। 2019 में रूस का दौरा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था जब दूसरी बार सरकार बनी थी। 2022 में आखिरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। 2024 से तीसरी बार सरकार बना चुके हैं, लेकिन अब ये दौरा है। तो 2021 में पुतिन जो है वो भारत आए थे। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी भारत से रूस गए थे। ऑस्ट्रिया भी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो जाने वाले हैं, और SCO समिट में पीएम जो है वो नहीं गए थे। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं ये होने वाली हैं इस दौरे के दौरान, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा। तो फिलहाल पीएम मोदी रूस के लिए रवाना हो चुके।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे राहुल गांधी को लेकर। जब से राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा संभाला है तब से वो लगातार दौरे कर रहे हैं। पहले हाथरस का दौरा किया और अब असम और मणिपुर के दौरे पर जो है वो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। असम के कछार में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है, क्योंकि असम के अंदर पिछले कई दिनों से लगातार जो बाढ़ का सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। भारी बारिश लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है और अब जाकर राहुल गांधी असम या और मणिपुर जो है वो दौरा करने वाले हैं। असम पहुंच चुके हैं, वहां की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। वहां पर जो प्रभावित लोग थे, जिन क्षेत्रों में ज्यादा बाढ़ हुई थी, बाढ़ आई थी, जिनसे जो है वो बारिश से प्रभाव पड़ा था, वहां पर राहुल गांधी ने उन सभी तमाम पीड़ितों से मुलाकात की है। और अब वो मणिपुर भी जाएंगे, क्योंकि मणिपुर भी पिछले 1 साल से लगातार जो एक विवाद, हिंसा का जो विवाद था वो वहां पर निकला हुआ था, जिसके बाद अब राहुल गांधी वहां पर मुलाकात करेंगे। तो कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राहुल गांधी जो असम में पहुंचे हुए हैं, असम में बाढ़ पीड़ित प्रभावितों से जो है वो उनसे मुलाकात हो रही है। ये कछार में जब बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात हो रही है, जहां पर भारी मात्रा में बारिश हुई थी और उसके बाद बाढ़ वहां पर आई थी और उस बाढ़ के चलते कई सारे लोग इसकी चपेट में आए थे और ये आंकड़ा असम के अंदर बढ़ गया है। लगभग 70 के आसपास लोग जो हैं वो इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिनकी मौत हुई है। लगभग 70 का आंकड़ा है अभी तक, और भी आंकड़ा बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर आप खुद समझ जाइएगा कि ये बाढ़ और जो बारिश का कहर है ये आम लोगों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक और कितना ज्यादा भयानक मंजर बनते जा रहा है। तो फिलहाल यहां पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी अब असम पहुंचे हैं, मणिपुर भी जाएंगे। तमाम जो वहां पर पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करेंगे। मणिपुर की बात करें तो 1 साल से लगातार कहीं ना कहीं वहां पर जो हिंसा की घटनाएं निकलकर सामने आ रही थी, उस में भी जो पीड़ित लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनसे भी राहुल गांधी जो है वो आज मुलाकात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद जब बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली और गठबंधन में सरकार को बनाना पड़ा, उसके बाद इंडिया गठबंधन भी पूरी मजबूती के साथ अपने विपक्ष को जो है वो सदन पटल पे रखा। सदन में कई सारी बातचीत भी हुई और उसके बाद अब राहुल गांधी एक्शन में नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी अपने विपक्षी जो जिम्मेदारी उनको मिली है उसको निभाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। उसकी कवायद में जुटे हुए हैं कि जैसे जैसे पहले जो है वो उन लोगों से मिला जाए, उन पीड़ितों से मिला जाए जो पीड़ित पिछले काफी दिनों से जो है उन्हें दिक्कतें हुई हैं, चाहे वो असम हो या मणिपुर। तो ठीक है, इस तरह से राहुल गांधी लगातार दौरे पर चल रहे हैं, दौरे पर दौरे कर रहे हैं और आने वाले समय में भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। लेकिन जब राहुल गांधी लगातार एक्टिव हुए हैं तो इसको लेकर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो भी सुनाएंगे। राहुल गांधी जी जैसे पॉलिटिकल टूरिस्टों से बच नहीं रही है। पीएम ने सदन में मणिपुर की स्थिति और किस कुशलता से केंद्र व राज्य सरकार ने मणिपुर को संभाला, उसका विवरण सदन में खुद दिया है। राहुल गांधी जी के पास हाथरस मणिपुर जाने का तो समय है, पर तमिलनाडु जहां उनके सहयोगी दल सरकार चला रहे हैं, वहां जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, बलात्कार, हत्याएं और चुन चुन कर लोगों को मारा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है। पर इस पॉलिटिकल टूरिस्ट के लिए ना बंगाल के ये समय है, ना तमिलनाडु के लिए समय है। जानबूझकर शांतिमय प्रदेशों को वहां पर जाकर पॉलिटिकल। चलिए, उज्जवल कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन हो चुके हैं। उज्जवल के पास जाएंगे सीधे और उज्जवल से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। उज्जवल, ये दौरा राहुल गांधी का असम और मणिपुर का होगा और जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, विपक्ष की उन्होंने भूमिका जो है वो निभाने की कोशिश की है। और ये असम मणिपुर का कितना दौरा अहम है, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है, पक्ष है, वो भी कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। संपर्क फिर से अभी कट चुका है, वापस उनसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। उज्जवल हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे और उनसे फिर से बातचीत करेंगे। फिलहाल उज्जवल हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। उज्जवल, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल शीतल जी। उज्जवल, बताइएगा, ये दौरा राहुल गांधी का, पहले हमने हाथरस देखा, वहां पर भी पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की। अब मणिपुर और असम, यानी असम में उन्होंने मुलाकात कर ली है, मणिपुर भी जाएंगे, वहां पर भी मुलाकात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो राहुल गांधी पर हमला कर रही है, बंगाल का मुद्दा भी उठा है। बिल्कुल, देखिए अगर आप देखेंगे शीतल, तो राहुल गांधी को जब से एलओपी का
कहीं ना कहीं उनको पद मिला है, क्योंकि नेता के विपक्ष है लोकसभा में। तो लगातार जो है राहुल गांधी की तरफ से ताबड़तोड़ आप ये कह सकते हैं कि दौरे हमें देखने को मिले हैं। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी हाथरस भी गए थे और फिर उसके बाद वो गुजरात पहुंचे थे, और वहां पर गेमिंग जोन में जो दुर्घटना हुई थी उसमें बच्चे जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी उनसे भी मिलने के लिए पहुंचे थे। और लेकिन अगर आप आज की बात करेंगे तो आज राहुल गांधी जो हैं वो पहुंच रहे हैं आसाम, बल्कि वो पहुंच चुके हैं। अगर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ऑफिशियल चीजें साझा की गई हैं कि वो कब कब कहाँ जाएंगे, तो सुबह तकरीबन जो है वो पहुंच गए थे आसाम 10:25 के आसपास। उसके बाद देखिए वो आज जो है वो मणिपुर भी जाने वाले हैं, और मणिपुर वो तकरीबन 11:15 के आसपास पहुंच जाएंगे, जहां वो राहत कैंप है वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे। एक जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर वो मिलेंगे। उसके बाद 3:30 बजे के आसपास जो है वो मंडप जो है एक रिलीफ कैंप है वहां पर जाएंगे, और 4:30 बजे के आसपास फुवाला हाई स्कूल है वहां पर जाएंगे, और 6 बजे के आसपास गवर्नर से मिलेंगे, और 6:40 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से ताबड़तोड़ ये दौरे कर रहे हैं उस पर अब जो है भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं तंज कस रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो कह रहे हैं उनको हाथरस दिखता है और मणिपुर दिखता है, गुजरात दिखता है, लेकिन पश्चिम बंगाल जहाँ पर इंडिया ब्लॉक की सरकार है वो उनको नहीं दिखाई देता है, संदेश खाली उनको दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सामने की ओर से भी कहीं ना कहीं कहने को मिल रही है। यानी जो है एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार जो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो है राहुल गांधी फुल एक्शन मोड में आप कह सकते हैं कि दिखाई दे रहे हैं एलओपी बनने के बाद, और ताबड़तोड़ दौरे जो हैं इसी कड़ी में राहुल गांधी के द्वारा किए जा रहे हैं। जी उज्जवल, तो क्या ये पूरी विपक्षी जो भूमिका उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो भूमिका निभा रहे हैं और निभाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जो है जिस तरीके से उनको विपक्ष का नेता बनाया गया है शीतल, काफी बड़ा ये पद होता है, क्योंकि समक्ष विपक्ष की तरफ से जो है वो आवाज उठाने का काम लोकसभा के अंदर जो है वो एलओपी को करना पड़ता है। और इस बार जैसा कि हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान देखा तो राहुल गांधी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आए। हालांकि देखिए जो उन्होंने बयान दिए थे उसके बाद काफी बवाल भी देखने को मचा, बीजेपी ने काफी जोरों शोरों से उसको उठाया था। लेकिन राहुल गांधी जब से एलओपी बने हैं आप एक चीज जरूर देखेंगे कि वो खुलकर जो है अब और ज्यादा आक्रामक रूप लेके भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं। और देखिए लोगों के बीच में भी जाकर जो है कहीं ना कहीं लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो दिल्ली में जीटीबी नगर के पास जो मजदूर काम कर रहे थे वो वहां पर एकदम पहुंच जाते हैं, उसके बाद हाथरस जाते हैं, फिर अहमदाबाद जाते हैं, आज देखिए आसाम पहुंचे हैं, फिर मणिपुर जाएंगे। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। और एक जिस तरीके से उनको पद मिला है उस पद के लिए वो पूरी तरीके से अपने जो है 100% देते हुए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शीतल, ठीक है, ओके, बने रहिएगा फिलहाल उज्जवल हमारे साथ। उज्जवल, इस वक्त हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो इन दौरों के जरिए जनसंपर्क साधें, और सबसे पहले वो हाथरस पहुंचे, उसके बाद अब असम में उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, और साथ ही साथ मणिपुर भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, और वहां पर भी लोगों से मुलाकात करेंगे जो पिछले 1 साल से वहां पर हिंसा की भनक लगी हुई थी, हिंसा की जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं उसको लेकर भी वहां पर पीड़ितों से मुलाकात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे नीट को लेकर। नीट का विवाद भी देश में एक बहुत बड़ा विवाद बन गया है। लगभग 20 से 25 लाख जो इसमें अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं, जो परीक्षार्थी हैं वो इंतजार में हैं कि कब उनके हक में फैसला होगा, कब उनको इंसाफ मिलेगा, वो लगातार इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर नीट का मामला भी लगातार गरमाता हुआ नजर आ रहा है। नीट पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद तुरंत लौटेंगे। हम वो हैं जिनकी नस नस ऑन है, जिनसे ये जहां ऑन है। तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। एक बार फिर से ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि नीट का विवाद लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, और आज
सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई जो है वो कहीं ना कहीं ये होनी है। नीट मामले पर सभी बच्चों को, सभी युवाओं को इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट उनके हित में क्या फैसला लेगा, क्या परीक्षा रद्द होगी या नहीं। फिलहाल एनटीए ने ये हलफनामा भी दिया गया है कि परीक्षा रद्द ना हो। एनटीए की तरफ से साफ किया गया है परीक्षा रद्द ना हो, ये एनटीए का कहना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जब तमाम तरह के तथ्य वहां पर रखे जाएंगे, दलीलें सुनी जाएंगी, सुनवाई होगी, उस पर विचार विमर्श होगा और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन बहुत सारी याचिकाएं हैं, जिन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुनवाई होनी है। क्या ऐसा मुमकिन है कि उन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो जाए और सुनवाई होने के बाद फैसला सुना दिया जाए, या फिर सुनवाई होने के बाद कोई फैसला जो है वो सुरक्षित रखा जाएगा? तो आज सबकी नजरें बनी रहेंगी सुप्रीम कोर्ट पर। लगभग 20 से 25 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं। 20 से 25 लाख युवाओं का सपना, जिन्होंने अपने सपने को संजोया था, जिन्होंने अपने सपने को देखा था, और उसी सपनों को जो उन्हें परिणाम मिला है, जो नतीजा मिला है, वो उनके हित में नहीं है। उज्जवल हमारे साथ बने हुए हैं। उज्जवल, नीट का जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। फिलहाल हलचल भी तेज हो गई है। एनटीए ने हलफनामा दाखिल किया है कि परीक्षा रद्द ना हो। सरकार ने भी ये साफ किया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। बिल्कुल ठीक शीतल, देखिए जिस तरीके से नीट परीक्षा पर जो धांधली सामने आई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है पूरे देश में छात्रों की तरफ से प्रदर्शन भी देखने को मिला था। और उसी कड़ी में जो ये मामला है आज सुप्रीम कोर्ट जहाँ पहुंचा है, तकरीबन 38 याचिकाएं ऐसी हैं जिस पर जो नीट के एग्जाम हैं उनको रद्द करने की जो मांग है वो की गई है। देखिए ये जो याचिकाएं हैं वो सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच के सामने आज जो है वो पेश हो चुका है। इसको सुबह 10:30 बजे के आसपास जो है उस पर जो सुनवाई है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल अभी देखिए सुनवाई जो है वो जारी है। और देखिए केंद्र सरकार की अगर आप बात करेंगे तो केंद्र सरकार ने री एग्जाम को लेकर भी अपना पक्ष जो है कहीं ना कहीं रखा था, हलफनामा दाखिल किया था शुक्रवार को। शिक्षा मंत्रालय ने देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया जिसमें जो एग्जाम की मांग का विरोध कर रहे हैं नीट की और उसको रद्द करने की बात कर रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा है कि ऐसे जिन बच्चों ने अपनी मेहनत से जो है वो परीक्षाएं पास की है, मेहनत करी है, उनके साथ भी काफी ज्यादा गलत होगा। उनका ये कहना है कि हाई लेवल एक कमेटी जो है वो गठित कर दी गई है। सीबीआई जो है इस केस की जो जांच है वो 23 जून से लगातार कर रही है। कई इसमें गिरफ्तारियां भी जो है वो भी देखने को मिली है। लेकिन जब तक पूरी तरीके से चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती है, पारदर्शिता पूरी तरीके से नहीं रहते हैं कि वाकई में कितने बड़े स्केल पर धांधली हुई है या धांधली किस तरीके से हुई है अभी नहीं हुई, ये सारी चीजें जब तक सीबीआई क्लियर नहीं कर देता है तब तक जो है वो इस पर एग्जाम जो है उसको कैंसिल नहीं करना चाहिए। और इसके साथ देखिए लेकिन अगर आप छात्रों की बात करेंगे तो छात्र जो है वो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। संडे को भी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आयसा की स्टूडेंट यूनियन है उन्होंने कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया। और जेएनयू की जो स्टूडेंट विंग्स है, चाहे अलग अलग छात्र जो पार्टीज की जो कॉलेजेस की स्टूडेंट विंग्स हैं वो लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की एनएसयूआई भी क्यों ना हो। तो लगातार जो अपने छात्र हैं उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वो मांग कर रहे हैं कि जो ये परीक्षा है उसको पूरी तरीके से रद्द कर देना चाहिए। लेकिन अब फिलहाल देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। 10:30 बजे इसकी लिस्टिंग थी सुप्रीम कोर्ट में और डीवाई चंद्रचूड़ जो कि सीजीआई हैं उनकी 3 जजों की पीठ वाली बेंच जो है वो इसको सुनवाई कर रही है इस वक्त। और देखिए सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर निगाहें कहीं ना कहीं बनी रहेगी और अपने दर्शकों को जानकारी जरूर देंगे। तो किस तरह की संभावनाएं हैं, क्या फैसला हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जो छात्र इसमें बैठे हुए हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका इंतजार कैसे हो रहा है? क्योंकि उनको इंतजार है इस चीज़ का, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कैसे उनके हित में फैसला लिया जाएगा, होगा भी या नहीं, या फैसला उनके विपरीत में होगा। बिल्कुल देखिए अभी कुछ कहना मुश्किल होगा क्योंकि देखिए केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से हलफनामा जरूर दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि हमने हाई लेवल एक कमेटी जो है उसको गठित कर दिया है और हलफनामे में सारी बातें जो हैं वो केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जरूर रख दी हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज देखिए क्या कुछ दलीलें इस वक्त चल रही हैं, क्या कुछ बातें निकल कर आती है, सुप्रीम कोर्ट इस केस को किस तरीके से देखता है या क्या अपनी जो जजमेंट है वो देता है या अगली डेट देता है, दलीलें किस तरीके से होती है, इन
सारी चीजों पर सब कुछ निर्भर करता है। और अब से देखिए कुछ ही देर में जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ भी हो जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट अपना रुख क्या रखता है, क्या सुप्रीम कोर्ट अगली डेट देता है या फिर जो नीट को लेकर कुछ अपना फैसला जो है वो सुनाता है, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। और देखिए दर्शकों को भी जल्दी अपडेट करेंगे जैसे ही कुछ सुप्रीम कोर्ट से जो खबर है वो बाहर निकल के आती है, तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज्जवल तमाम जानकारी के लिए और लोगों को अपडेट करने के लिए। फिलहाल अब जरा आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बारिश और बाढ़ से देश में कितनी जगहों पर असर पड़ा है, कितने राज्य बारिश और बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। देश के कई राज्यों में बारिश से जनजीवन बेहाल हो चुका है। महाराष्ट्र में बारिश से हालात जो हैं वो पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। महाराष्ट्र नहीं बल्कि इसके अलावा कई ऐसे राज्य भी शामिल हैं। यूपी के भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी वहां पर दी गई है, अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को सतर्क रहने की भी वहां पर जो है वो बात कही गई है। तो कुल मिलाकर बारिश ने अपना कहर जो है वो पूरे देश के अंदर जमा रखा है। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार भारी बारिश के चलते वहां पर बाढ़ की स्थिति बन रही है और उस बाढ़ की स्थिति से लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। किसी की गाड़ियां बह रही हैं और किसी के मकान बह रहे हैं, पुल बह रहे हैं। और कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर हमने पहले भी आपको बताया कि असम में कई सारे लोगों की जान भी भारी बारिश के चलते गई है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी बारिश हो रही है। भारी बारिश का अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों में वहां पर बारिश हो सकती है और जिससे लोगों को और जो है वो वहां पर दिक्कतें होना लाजमी है। तो तस्वीरों से आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। ये अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी आपके सामने हम रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। चलिए, लखनऊ से इस वक्त रजा अब्बास हमारे साथ लाइव ज्वाइन हो चुके हैं। रजा, लखनऊ के क्या हालात हैं? वहां पर भी बारिश जो है वो काफी ज्यादा तेज हो रही है और उसके चलते लोगों का जो जनजीवन है वो प्रभावित है। लखनऊ में खासतौर पे निकासी को लेकर बड़ी प्रॉब्लम है। पानी की निकासी नहीं होती जिसकी वजह से जल जो है वो जमा हो जाता है, बारिश का पानी जमा हो जाता है। घुटने के ऊपर तक पानी जो है वो विस्तार गोमती नगर और खासतौर पे जो नए लखनऊ बसे हैं, पुराने लखनऊ में भी सादतगंज इलाके में अक्सर पानी जो है मुसलसल अगर बारिश होती है तो भर जाता है और घुटने के ऊपर तक पानी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं परेशानी तो यहाँ पे निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और खासतौर पे स्मार्ट सिटी में लखनऊ को इंक्लूड किया गया है और इस तरह की व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं नगर निगम की भी पोल खोलता है। खासतौर पे जो तमाम LDA के विभाग हैं, नगर निगम है, जो DM के अंडर में आते हैं सब विभाग, उनकी कहीं ना कहीं पोल लखनऊ में फिर से खुली है क्योंकि कंटिन्यूअस कई दिनों से बारिश लखनऊ में हो रही है जिसकी वजह से जल प्रभाव हो जाता है, जल जो भर जाता है, पानी भर जाता है, लोगों को निकलने में दिक्कतें होती हैं। गेट के ऊपर मकान के जो मेन दरवाजा होता है उसके ऊपर तक पानी भर जाता है, घरों में पानी जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो सीन है लखनऊ का, वो भी कैपिटल का सीन इस तरह से जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान है उन बॉडीज पे जिनके ऊपर ये काम करने की जिम्मेदारी है। दूसरा, लोगों को कितनी दिक्कतें वहां पर हो रही हैं बुलाई जी, लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं आवाजाही में, जो रोज कामकाज के लिए जाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो रोजमर्रा के लिए कामकाज के लिए निकलना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मिडिल मध्य वर्ग से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे निचले तबके का समाज का आदमी हो, चाहे अपर क्लास हो, सबको बाहर निकलना है, काम करना है, वर्कआउट करना है, ऑफिस जाना है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर पानी भरा रहेगा रोड पे तो वो कैसे निकलेगा। तो कहीं ना कहीं जनमानस को दिक्कत है, आम पब्लिक को लखनऊ में भी दिक्कत है। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें, मुख्यमंत्री की तरफ से एक आपात जो है वो बैठक बुलाई गई कल, जिसमें तमाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला अधिकारी मौजूद थे, सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद थे और बाकायदा नगर महापालिका और नगर निगम के और निकाय की जितनी बॉडीज हैं वो सब हायर अथॉरिटीज ऑफिसर्स मौजूद थे। उनको मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कहीं पे भी बाढ़ अगर आ जाती है किसी शहर में तो वहां कोई भी दिक्कत राहत की सप्लाई में नहीं आनी चाहिए, अनाज की सप्लाई में, या कहीं कोई जानवर मर गया हो, किसी किसान की फसल बर्बाद हो गई हो, तो उसको कहीं ना कहीं जो मुआवजा है, जो सिस्टम है, उससे कहीं ना कहीं फायदा जरूर पहुंचाया जाएगा। कोष के फंड रिलीज कर दिए गए हैं क्योंकि कुशीनगर
और श्रावस्ती में बाढ़ की स्थिति कायम हो चुकी है। नेपाल ने जो पानी छोड़ा है तो पूर्वांचल के कई हिस्से बाढ़ की चपेट में है। उसमें 2 शहर, 2 डिस्ट्रिक्ट, खासतौर पर कुशीनगर, श्रावस्ती में बड़ी दिक्कत, क्योंकि ये नेपाल के करीब माने जाते हैं। अब इसी तरह की स्थिति अगर रहेगी तो बिहार को भी यही प्रॉब्लम झेलना पड़ती है, नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं, और उत्तर प्रदेश को भी यही प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। इसके लिए आज तक केंद्र सरकार ने कोई भी कार्य नहीं किया है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि ये उत्तर प्रदेश के वो जिले और बिहार के वो जिले जो बाढ़ से ग्रस्त हो जाते हैं जब नेपाल पानी छोड़ता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा डायलॉग हो नेपाल से जिसकी वजह से ये जो परेशानियां बरसात में आती वो ना हो। बिल्कुल रजा, आपने कहा कि पानी की पर्याप्त निकासी नहीं है, पानी जलभराव, उसका जलभराव होता है, जमा होता है, सड़कें लबालब हो जाती हैं, तो उससे लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो क्या पहले से ही इन चीज़ों को निपटने के लिए सरकारें तैयार नहीं रहती हैं, या छोटे स्तर पर जैसे आपने कहा कि नगर निगम हो या बाकी वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं, क्या वो इन चीज़ों से निपटने के लिए पहले से अपनी तैयारी रखते नहीं? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, सरकारें बहुत सी बनी, गई, आई और आती रहेंगी आने वाले कल में भी, मगर ये प्रॉब्लम कभी भी किसी भी शहर से जो है वो खत्म नहीं हुई। लखनऊ भी इस प्रॉब्लम से ग्रस्त है। आपको अगर पश्चिमी यूपी में जाइए तो अमरोहा में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है कि पानी भर जाता है। आज समझिए 4-4, 5-5 घंटे अमरोहा में वेट किया जाता है कि पानी की निकासी हो जाए तो हम घरों से बाहर निकलें। यानी जनमानस पूरा डिस्टर्ब हो जाता है उत्तर प्रदेश में, जल प्रभाव को लेके, निकासी को लेके। नगर निगम और लोकल बॉडीज इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो प्लानिंग वे में काम नहीं करती हैं और उस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है रोड का या निकासी का, उस तरह से मैप के द्वारा काम नहीं होते हैं। तो इसमें ठेकेदार, इसमें लोकल बॉडीज, बंदर बाढ़ होती है पैसों की। आज तक ये प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में दूर नहीं हो पाई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजा तमाम जानकारी के लिए। रजा वारसत इस वक्त लखनऊ से बने हुए थे, जिन्होंने कहा कि पानी और बाढ़ से, बारिश से वहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त है ही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकारों की बात करें, अथॉरिटीज़ की बात करें, तो वो वहाँ पर जो है वो पहले से इन चीज़ों को निपटने के लिए तैयार नहीं रहती, जिसका सीधा सीधा खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जो लोग वहाँ पर रोज़मर्रा में कामकाज करते हैं, रोज़मर्रा अपनी नौकरी के लिए या फिर अपने कामकाज के लिए या फिर मजदूरी के लिए लोग चलते हैं, दिक्कतें उन्हें ही उठानी पड़ती हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां से इस वक्त मुंबई की बात करें। मुंबई में बारिश के कारण स्कूल कॉलेज पूरी तरह से जो है वो बंद हो गए हैं। भारी बारिश के कारण प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। भारी बारिश से कई ट्रेनें भी महाराष्ट्र में प्रभावित हो चुकी हैं, क्योंकि बारिश के कारण पर्यटकों के लिए रायगढ़ किला भी बंद कर दिया गया है। यानी वहां पर पर्यटक नहीं जा सकते क्योंकि ट्रेनें प्रभावित हैं। भारी बारिश है, बाढ़ है। पहले भी हमने कहा कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सीधा सीधा बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है, बारिश का असर देखने को मिल रहा है, और ऐसा ही महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। वहां की तस्वीरें भी इसी तरह की निकलकर सामने आ रही हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं जहां पर पानी जो है वो पूरी तरह से सड़कों पर भरा हुआ है, झमाझम ये पानी भरा हुआ है। और भी बारिश हो रही है और बारिश होने से जो बाढ़ है वो भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे में अब वहाँ पर जो पर्यटक चलते हैं, जो पर्यटक वहाँ पर घूमने के लिए पहुँचते हैं, तो उनके लिए फ़िलहाल वहाँ बुरी खबर है कि वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि बारिश के चलते उनके लिए कहीं ना कहीं वो बंद कर दिया गया है। ट्रेनें भी कई सारी प्रभावित हुई हैं। चलिए, मुंबई से हमारे संवाददाता हकीम देशमुख जी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। हकीम, मुंबई की क्या तस्वीर है और कितना वहां पर कितनी दिक्कतें हो रही हैं आम लोगों को? देखिए, मुंबई में अगर बात करें बारिश की तो पिछले 6 घंटों में 1 बजे से 7 बजे के बीच जो है वो 300 मिलीमीटर बारिश का जो बात है वो मौसम विभाग ने बताई है। और इतनी तूफानी बारिश जो है मुंबई में, जिसके चलते जो है यातायात पर काफी प्रभाव इसका पड़ा है। कई ट्रेनें जो है वो रद्द की गई, कई ट्रेनों का जो है वो रूट का बदलाव किया गया। वही जिस तरीके से हम बात करते हैं तो स्कूलों को भी है कई जगहों पर छुट्टियां दे दी गई है। बड़े पैमाने पर जो है वो बारिश ने अपना असर मुंबई में दिखाया है। शीतल, बिल्कुल देशमुख, बात करें अगर समुद्री तटों की, जहां पर लोग पहुंचते हैं, बीचेस पर पहुंचते हैं, लोग घूमने के लिए वहां पर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा भी बना रहता है। क्या उनके लिए भी कोई एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जारी किया गया है पर्यटकों के लिए खास तौर पर?
देखो, पर्यटकों की, सैलानियों की अगर हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं ऑरेंज अलर्ट जो है वो मुंबई में जो है वो लादा गया, कहा गया है। और इसी के चलते लोगों को आगाह किया गया है कि समुद्री तट से जो है वो दूरी बनाए रखे। वही पुलिस भी जो है वहां पर तैनात की गई है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो समंदर के किनारे करीब से ना जाए। और ऐसे में अगर बात रायगढ़ की करते हैं तो रायगढ़ में भी बड़े पैमाने पर जो है कहीं न कहीं बादल फटने जैसी स्थिति निर्माण हुई, जिसके चलते सैलानियों को काफी दिक्कतों का सामना किया है। और वही अब बात महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तर महाराष्ट्र की करते हैं तो प्रशासन ने यहाँ पर भी जो है कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 12 घंटे जो है ये बारिश का कहर ऐसे ही जारी रहेगा और इसके बाद भी 7 से 8 दिनों तक जो है वो धीमे या फिर मध्यम तरीके की बारिश जो है वो महाराष्ट्र के कई इलाकों में होगी। वही चेतावनी दी गई है कि जिस तरीके से नदियां है या छोटे नाले हैं, इसके आसपास के जो लोग हैं इनको भी हिदायत दी गई है कि वो अपने करीब से जो है वो निकल करके दूर चले जाए और वही रहे कुछ समय तक, क्योंकि मौसम बहुत तेजी से जो है वो बिगड़ रहा है और बारिश जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। शीतल, बिल्कुल हकीम, पिछले कुछ दिनों में एक परिवार बह गया था, बाढ़ की चपेट में आने से, पानी के बहाव में आने से परिवार बह गया था और इस तरह की घटनाएं हमने पिछले कुछ दिनों में देखी हुई हैं, बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से बनी हुई हैं। ऐसे में अब सरकार किस तरह के कदम उठा रही है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, बारिश से या बाढ़ से और ज्यादा नुकसान ना हो? पर है और लगातार जो है वो सैलानियों को भी हिदायत दे रहा है। वही इस तरीके से हम बात करते हैं कि जो घूमने के लिए लोग जाते हैं, खास करके बारिश के मौसम में ये नजारा देखने के लिए जाते हैं, तो उन लोगों को भी जो है वो पुलिस और प्रशासन लगातार आगाह कर रहा है कि जहाँ पर बारिश का खतरा ज्यादा हो या फिर नदियां है, ऐसी जगहों पर जो है वो अंदर न जाए, बाहर से ही जो है वो उस मौसम का जो है वो मजा ले, अंदर न जाए। और इसी तरीके से लगातार प्रयास भी प्रशासन कर रहा है। कई जगहों पर प्रशासन के पुलिस के कर्मचारी जो है वो बिठाए गए हैं, उनको रखा गया है ताकि कोई भी जान की हानि ना हो, नुकसान ना हो और बड़े पैमाने पर जो है सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। अभी तक कितना नुकसान देखने को मिला है हकीम महाराष्ट्र के अंदर? देखिए, महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में मुंबई की अगर खास करके हम बात करें तो मुंबई में बड़े पैमाने पर जो है वो बारिश, जल भराव जो है वो हो जाता है, जिसके चलते काफी नुकसान होता है। कई जगहों पर ये भी देखा जाता है कि 4 पहिया जो वाहन है वो डूब जाते हैं और उनके इंजन भी खराब हो जाते हैं। बड़े पैमाने पर जो है वो घरों में, छोटी छोटी झुग्गियों में, झोपड़ियों में जो है वो बारिश का पानी जो है वो लगातार भर जाता है, जिसके वजह से का माली नुकसान जो है वो हो जाता है। ऐसे में प्रशासन जो है लगातार कोशिश में रहता है कि कहीं न कहीं उन लोगों को बचाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और लोगों को अपडेट करने के लिए। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। इधर बिहार के 8 जिलों में बारिश को लेकर फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र से सीधे बिहार की तरफ चलते हैं और बिहार भी, वहां पर जो नदियां हैं वो उफान पर नजर आ रही हैं। जुलाई महीने में अब तक करीब 30 लोगों की मौत हो चुकी है बारिश और बाढ़ की वजह से। बिहार के 8 जिलों में बारिश को लेकर एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने वहां पर चेतावनी जारी कर दी है कि आने वाले कुछ समय तक और भी यहां पर बारिश का कहर देखने को मिलेगा। बारिश के प्रभाव में वहां पर और भी लोग आ सकते हैं। तो बिहार में पिछले कुछ दिनों में भी ऐसी तस्वीरें आई थी जहां पर बाढ़ का सिलसिला देखा गया था। कई सारे पुल ढहे थे, सड़कें गई थी और अब और यहां पर 8 जिलों के अंदर जो है वो बारिश को लेकर फिलहाल अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है बिहार के अंदर और वहां पर भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। चलिए, अमित कुमार हमारे संवाददाता पटना से इस वक्त जानकारी देंगे। अमित, बिहार का क्या किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, क्योंकि 8 जिलों में और वहां पर अलर्ट जारी कर दिया है? जी हाँ, देखिए, बिहार की स्थिति काफी दयनीय है। हालांकि बिहार की स्थिति हर साल ही दयनीय हो जाती है जब बरसात का समय आता है और जो भौगोलिक स्थिति है तो उसको देखते हुए बिहार में बाढ़ का खतरा काफी बढ़ जाता है। देखिए, बिहार में जो बाढ़ का खतरा है वो सीधे तौर पर नेपाल के जो तराई वाले इलाके हैं
वहां से जो पानी छोड़ा जाता है तो वो पानी सीधे बिहार के कई इलाकों में, खासतौर पे गंडक, बागमती जैसे इलाकों में आ जाता है और कोसी नदी के सीमांचल और कोसी क्षेत्र में जो है ये तबाही खास तौर पर जो है अपना विकराल रूप देती है। बहरहाल अभी की जो वर्तमान स्थिति है वो बगहा, सिवान, बगहा, शिवहर और गोपालगंज कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री आज ही वाल्मीकि नगर, गंडक बराज, कैलाश नगर, शास्त्री नगर, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां का आज बिहार के मुख्यमंत्री दौरा करेंगे और उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे और बाढ़ से स्थिति जो उत्पन्न होने से पहले क्या कुछ व्यवस्था की जा सकती है आम जनता को देखते हुए, तो इसको लेकर कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। तो देखिए अमित, पिछले दिनों में हमने देखा बिहार में कितनी बाढ़ का वहां पर असर देखने को मिला, कितने वहां पर पुल ढहे, लोगों की भी मौत हुई है। तो लगभग 30 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं अभी तक जिनकी मौत हुई है। ऐसे में सरकार का क्या कदम है, सरकार किस तरह से लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं इस भारी तबाही से बचाने के लिए अभी प्रयासरत है, क्या कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है? देखिए पिछले दिनों बिहार में जो पुल गिरने का सिलसिला रहा तो काफी चर्चा का विषय रहा और इसको लेकर जल संसाधन विभाग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी गई कि जिस तरह से जो गंगा की सफाई हो रही है तो सफाई के दौरान कई अनियमितताएं बरती गई जिसके कारण पुल गिरने का जो है सिलसिला रहा। इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है और जो संवेदक होते हैं तो उनको निलंबित किया गया है, उनको हटाया गया है और संवेदक के खिलाफ में कार्रवाई की बात सामने आई है। लेकिन जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं इसमें जो एक घोटाला होता है, जो एक पक्षपात होता है, तो इसको लेकर भी जो है स्थानीय लोगों का आरोप बेस तौर पर है कि जो पुल का निर्माण हुआ है तो उसमें जो सामग्री लगती है, लोहा, छड़ लगता है, जो सीमेंट लगता है, तो उसमें गुणवत्ता पर तो सवाल उठना लाजमी है। हालांकि देखिए बाढ़ को लेकर स्थिति काफी गंभीर बिहार में बनी हुई है और जैसा कि मैंने बताया कि मुख्यमंत्री आज करीब अब से थोड़ी देर पहले यानी कि 11 बजे अपने आवास से निकले, पटना हवाई अड्डा पर पहुंचे और वहां से वाल्मीकि नगर का जायजा लेंगे। उसके बाद हम अपने दर्शकों को बता दें कि शिवहर, गोपालगंज, बगहा कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बिहार के मुख्यमंत्री आज जाएंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे और जो वहां से बरसात के बाद जो वहां स्थिति उत्पन्न हुई है तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की जा सकती है ताकि बाढ़ से पूर्व लोगों को सहूलियत पहुंचाई जा सके। हालांकि देखिए कई इलाकों में जो है बरसात को लेकर काफी गंभीर स्थिति है, निचले इलाके में पानी भर गया है, खासतौर पर जो शहरी क्षेत्र है वहाँ भी लोग जो है बरसात से काफी परेशान हो चुके हैं। तो स्थिति काफी भयावह बिहार की बनी हुई है वर्तमान में। ठीक है, शुक्रिया अमित ये तमाम अपडेट के लिए। फिलहाल काजल मेहता झारखंड से भी बारिश और मौसम पे जुड़ी हुई हैं, वहां की मौसम को लेकर भी अपडेट लेंगे क्योंकि हर राज्य को देखना जरूरी है, हर राज्य से आप तक अपडेट पहुंचाना जरूरी है। तो काजल हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन हो चुके हैं। काजल, झारखंड में क्या स्थिति है, वहां पर किस तरह की बारिश देखने को मिल रही है और अभी क्या अपडेट है बारिश को लेकर? शीतल, अभी फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल 2 दिनों से जो है हल्की बारिश हुई है, मौसम में गर्मी से राहत है और इसी को लेकर के जो है धूप है, हल्की धूप है और बारिश का अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं है, लोगों को कुछ खास परेशानी नहीं हो रही झारखंड के। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बारिश से काफी परेशानी हो रही है। राजधानी रांची की बात की जाए और राजधानी रांची से सटे हुए कुछ जिले हैं जिनमें बारिश की कुछ खास जो है अपडेट, माफ कीजिएगा, कुछ खास असर नहीं। राजधानी रांची में भी बारिश है, हल्की बारिश है, गर्मी से राहत है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं। ये मौसम विभाग के अनुसार अगर देखा जाए अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही तेज बारिश होने के आसार हैं अभी। लेकिन इस चीज को लेकर के वैसी कोई परेशानी नहीं है। राजधानी रांची और झारखंड के कई जिलों में बारिश जो है सुखाड़ का ही हम कह सकते हैं, सुखाड़ ही है। बिल्कुल काजल, देखिए हमने बाकी राज्यों की जब अपडेट दे रहे थे तो वहां पर कितना नुकसान हुआ है। बिहार के अंदर काफी नुकसान हुआ है, 30 लोगों की मौत हुई है। असम के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर भी लोग बारिश से और बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन झारखंड में जैसे आपने कहा कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, तो सरकार की क्या तैयारियां हैं बारिश से पहले? सरकार की सीधे तौर पे यही तैयारियां हैं कि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि शीतल अभी बरसात के समय में धान की खेती को बारिश की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा बारिश हो जाने के कारण धान की फसलें भी बर्बाद हो जाती है। क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में बीजें लगा दी गई है, कुछ ही दिनों में जो है
रोपाई का काम शुरू होगा। रोपाई के समय बहुत ज्यादा बरसात की जरूरत होती नहीं है, वो संतुलित बरसात की जरूरत होती है। इस चीज को लेकर के किसी तरह की परेशानी झारखंड के किसानों को ना हो, इस चीज को लेकर के तैयारी की गई है झारखंड सरकार की ओर से। हालांकि अभी बरसात का चूंकि बहुत ही ज्यादा समय नहीं आया है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं देखी जा रही, इस वजह से झारखंड सरकार भी इत्मीनान है। लेकिन हाँ, तैयारियां पुरजोर की जा रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से किसानों के लिए कई तरह बरसात में किसी तरह की उन्हें परेशानी ना हो, इस चीज के विशेष ख्याल रखे जा रहे हैं। और किसानों के जो बारिश सुखाड़ की, तो अगर सुखाड़ भी होगा तो इस चीज को लेकर के झारखंड सरकार की ओर से तैयारी है। ठीक है, ओके काजल, शुक्रिया आपका, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल अब रुक करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड हमेशा हर वर्ष वहां पर बारिश और बाढ़ या फिर यूं कहें तो प्राकृतिक आपदाओं से दूर नहीं रहता, अछूता नहीं रहता। वहां पर हर साल कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदा का जो कहर है वो देखने को मिलता है। तो इस साल भी वहां पर बारिश का कहर, बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर पसियां आ रही हैं, मलबा जो है वो सड़कों पर उतर आ रहा है, तो जिससे कहीं ना कहीं सड़कें भी प्रभावित हैं, आवाजाही भी वहां पर प्रभावित हो रही है। तो फिलहाल धनराज गर्ग इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे मैं धनराज के पास जाकर उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। धनराज, उत्तराखंड में क्या सिचुएशंस हैं बारिश को लेकर? जी शीतल, बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड के अंदर यदि आप मौसम की बात करें तो मौसम की मार कहीं ना कहीं लोगों पर पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जो आफत की बारिश है वो उत्तराखंड के तमाम हिस्सों में बरसती हुई नजर आ रही है। और वहीं देखिएगा कि मौसम विभाग की तरफ से लगातार रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, अलर्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार उत्तराखंड के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया था और आज भी 6 दिनों के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया है। साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बागेश्वर, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर, नैनीताल जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें भारी से भारी बारिश देखने को मिल सकती है और मैदानी क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। और देखिएगा कि हर साल, आपने सही कहा कि हर साल कहीं ना कहीं उत्तराखंड इन आपदाओं से जूझता है और लगातार ये आपदाएं उत्तराखंड के अंदर आती है, क्योंकि वो 2013 की आपदा केदारनाथ की कोई नहीं भूला है और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लगातार उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई आपदा या परेशानी उत्तराखंड वासियों पर पड़ती रहती है। और इस बार भी देखिएगा कि लगातार जो बारिश हो रही है उससे जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर मलबा सड़कों पर आया है, जिससे स्थानीय लोगों को तो दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन वही पर्यटकों को और श्रद्धालुओं को भी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है और चारधाम यात्रा में लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। बिल्कुल धनराज, मैं चाहूंगा पहले आप चारधाम यात्रा पर अपडेट दे दीजिएगा कि क्या अपडेट है अभी फिलहाल, क्योंकि चारधाम यात्रा को रोका गया था और अब फिर से शुरू किया गया है। जरा अपडेट दे दीजिएगा दर्शकों को। बिल्कुल शीतल, देखिए कल जब मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी, रेड अलर्ट जारी किया गया था, तो उसको सुरक्षा की दृष्टि से कल यानी कि रविवार को ये चारधाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित की गई थी, लेकिन आज सुबह से फिर दोबारा से चारधाम यात्रा चालू की गई है। हालांकि अभी भी अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन सभी जनता से भी और इसके साथ ही जो पर्यटक हैं या श्रद्धालु हैं उनसे भी अपील मौसम विभाग की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है कि वो ऐसे में सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि ऐसे में जब मौसम खराब होता है तो लाजमी है कि जो पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन के मामले निकलकर सामने आते हैं और उनसे कोई हादसा ना हो, इसके लिए लगातार जो है पर्यटकों को भी जागरूक किया जा रहा है। लेकिन देखिएगा कि जो मौसम विभाग की तरफ से अभी अलर्ट जारी किया गया है उसको देखते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तमाम जो प्रशासन के कर्मचारी हैं उनको अलर्ट मोड पर रखा गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज वर्चुअल माध्यम से एक बैठक ली है और सभी जिला अधिकारियों से बात की है और उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे समय में जब मानसून उत्तराखंड के अंदर लगातार बरस रहे हैं तो ऐसे में रेड अलर्ट भी जारी है, ऑरेंज अलर्ट भी जारी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए, लोगों को अपडेट करने के लिए। फिलहाल वक्त एक और छोटी सी ब्रेक का है, फिर से लौटता है। चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर एक हादसा हुआ है, बस दुर्घटना हुई है जिसमें कई सारे बच्चे जो हैं वो घायल हुए हैं। पंचकुला के पिंजौर में ये बस जो है हादसे का शिकार हुई है। हादसे में 40 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे हरियाणा के पंचकुला में ये पूरा हादसा हुआ है जिसमें कई सारे बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। एक महिला की हालत गंभीर है जिन्हें चंडीगढ़ जो है वो रेफर कर दिया है।
तो तस्वीरें आपके सामने, जिसमें कई बच्चे, स्कूली बच्चे हैं, क्योंकि स्कूली बस थी जो हादसे का शिकार हुई और लगभग इसमें 40 स्कूली बच्चे जो हैं वो हादसे में घायल हुए हैं। तो क्या कोई लापरवाही की वजह से हादसा हुआ, किस वजह से ये पूरी घटना घटी है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले दुखद मामला, यहाँ पर 40 स्कूली बच्चे इस हादसे में जो हैं वो शिकार हुए हैं। इसमें एक महिला की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है, जिसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। पिंजौर के गांव नौलाटा में ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें 40 बच्चे इस हादसे की जद में आए हैं और वो जो हैं वो फिलहाल उनकी हालत घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका उपचार चल रहा है और अब कहीं न कहीं इसमें देखना होगा कि हादसा हुआ कैसे, इस हादसे के पीछे क्या कारण था, क्या कुल लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है या फिर किस तरह से ये हादसा पेश आया है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल 40 बच्चे घायल हुए हैं। एक महिला की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है, जिसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया है। तो पिंजौर के गांव में ये पूरा हादसा हुआ है। तो हरियाणा के पंचकुला का पूरा मामला, जहां पर बस हादसे का शिकार हुई है। तस्वीरें आपके सामने, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, जो पढ़ाई के लिए अपनी कक्षाओं के लिए या स्कूल के लिए जा रहे थे, लेकिन उनकी बस जो है वो हादसे का शिकार हुई और इसमें 40 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिन्हें चंडीगढ़ के अस्पताल में रेफर किया गया है। उनका इलाज चंडीगढ़ में चल रहा है। लेकिन मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं कि क्या ये लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है, इस हादसे के पीछे क्या कारण है। इधर यूपी की बात करें, अखिलेश यादव ने फिर सरकार पर निशाना साधा है। बड़ी जानकारी है, एक्स पर सपा प्रमुख ने पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा है। यूपी में जालसाजी का जो है वो कहीं ना कहीं ये मामला है और सीज गाड़ियों को छुड़वाने का गोरख धंधा इसको अखिलेश यादव ने बताया है। तो एक बार फिर से अखिलेश यादव अपने उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं, आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं और एक्स के जरिए उन्होंने सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तो जालसाजी का एक महाकांड इसको बताया गया है। सीज गाड़ियों को छुड़वाने का गोरख धंधा जो है वो चल रहा है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी टिप्पणी यहां पर रखी है और एक्स के जरिए उन्होंने ये तमाम बातें पोस्ट की है। तो आपके सामने ये ट्वीट है। उन्होंने कहा है, यूपी में बीजेपी सरकार के तहत जालसाजी का एक और महाकांड, जिसमें बेखौफ अपराधियों ने जज और आरटीओ तक के फर्जी दस्तावेज बनवाकर सीज की हुई गाड़ियों को छुड़वाने का गोरख धंधा चला रखा है। गृह मंत्री जी और परिवहन मंत्री जी की कोई जवाबदेही इस पूरे मामले को लेकर अभी तक नहीं आई है और इन्होंने पूछा भी है कि जनता ये पूछ रही है कि क्या कोई है, क्या कोई इस पर बातचीत होगी, क्या कोई इस पर अपना बयान देगा। तो ये बातचीत जो है ये पूरा एक्सपोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने अपनी बातें सामने रखी है। चलिए, न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।